शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य गणित की कक्षाएं चल रही थी सुपर टेट 2026 को ध्यान में रखते हुए। मैं आपको पिछले के 2 पार्टों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था। इस प्रीवियस ईयर के जो जितने भी प्रश्न आए हैं 20 प्रश्न, उनको सॉल्व कराने के बाद हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम आपको एकदम डीपली अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि ऐसा कोई प्रश्न आप कि अगर परीक्षाओं में आ भी जाता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, अगर आप सारे टॉपिकों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बेहतर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास बहुत जरूरी होता है गणित में। पहले आपको प्रश्न इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपके माइंड में एक सेटअप हो जाए कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। हालांकि अभी ये परीक्षा एक ही बार आयोजित हुई है 2019 में, जिसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आए थे। उसी पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है गणित का। ठीक, उसी क्रम में आज पार्ट तीसरा होगा। इसके पहले के अगर आप 2 पार्ट नहीं देखे तो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट तीसरे की आज हम शुरुआत करेंगे। आपके सामने यह एक प्रश्न है जो क्रय और विक्रय मूल्य या लाभ हानि से संबंधित है। ठीक है, तो कह क्या रहा है, किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो उस व्यक्ति को कह रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि होगी। अच्छा, आप अगर सोचिएगा तो यहाँ पे हानि की बात कर रहा है। मान लीजिए विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, जैसे कोई दुकानदार है, किसी मान लीजिए मार्कर है, अगर इसको बेचा जाए किसी दुकानदार द्वारा तो वो उसका रेट लगाएगा 10 रुपये मान लीजिए, तो 10 रुपये में बेच रहा है, वही विक्रय मूल्य है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो 10 रुपये में बेच रहा है तो खरीदा या तो कम में होगा। अगर वो लाभ पाना चाहता है तो 10 रुपये से कम में खरीद के तभी ना 10 में बेचेगा तो लाभ मिलेगा। अगर उसे हानि हो, कोई दुकानदार हानि पे तो कोई वस्तु बेचता नहीं, लेकिन आपके प्रश्न में कहा है हानि है, तो अगर ये 10 रुपए का बेच रहा है, उसे हानि हो रही है, तो इसका मतलब वह 10 रुपए से अधिक का खरीदा होगा, तभी 10 रुपए में बेचने पर उसे हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि या लाभ का यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो वहां पे हानि होती है, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो वहां पे लाभ होता है। ठीक है, इस चीज को जानते रहिएगा। हालांकि लाभ हानि जब मैं पढ़ाऊंगा तो और आपको बताऊंगा। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। अब देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य करके लगाएंगे, चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए आप सीधे सीधे देखिए, कह रहा है एक ही संख्यात्मक मान दिया है 20%। ठीक है, मैंने आपको बताया था परसेंट को जब भिन्न में बदलना होता है तो परसेंट हटा देते हैं तो ये बट्टे 100 हो जाता है। जब इसे काटेंगे 2 5 में 10, ये हो जाएगा 1/5। ठीक, कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। विक्रय मूल्य तो हमेशा जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और ये क्या होता है, लॉस है, हानि है। ऊपर वाला लाभ है या हानि होगा, तो यहाँ पे हानि हो रहा है, लॉस होगा। प्रॉफिट होता तो पी लिखता मैं। ठीक है, जानते रहिए, जब प्रतिशत को बाई में कन्वर्ट करते हैं और लाभ हानि का प्रश्न होता है तो ऊपर जो संख्या होती है वह या तो लाभ होगी या हानि होगी। नीचे अगर विक्रय मूल्य का है तो विक्रय मूल्य, या क्रय मूल्य का है तो क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का है, नीचे विक्रय मूल्य हो गया। तो हानि कितने की हो रही है, 1 की। विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो आपका एक होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ये लिख के बता दे रहे हैं, जो नहीं जानते वो जान जाए, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। जब क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे। विक्रय मूल्य क्या है, 5 है, हानि क्या है, 1 है, तो आपका क्रय मूल्य क्या हो गया, 5 और 1 6। ये आपका क्रय मूल्य आ गया 6 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। प्रतिशत हानि, हानि कितने की हो रही है, 1 की। क्रय मूल्य पे पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है, 6, तो आप यहाँ कह सकते हैं हानि 1 की हो रही है, क्रय मूल्य 6 है। पूछ रहा है प्रतिशत हानि, जब प्रतिशत की बात करें तो गुणे 100 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100/6। कटेगा तो है नहीं, 2 3 में 6, 2 5 में 10, फिर हो जाएगा 3 1 में 3, 4 5, 3 6 में 18,
19-20, 16 सही 2/3% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक, क्या होगी, हानि। किस पर, क्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि थी, क्रय मूल्य पर कितने की होगी, 16 सही 2/3। 20 से कम हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य क्या है, कम है। विक्रय मूल्य 5 ही है, क्रय मूल्य क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसलिए जो क्रय मूल्य पे हानि पूछा है वो होगा 16 सही 2/3%। आप इस तरीके के क्वेश्चनों को देखते रहिए, जब आपके टॉपिक बताए जाएंगे तो ये सारी चीज फिर से आपको अच्छे तरीके से समझा जाएंगे। मैंने यहाँ भी आपको बताया कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में दी हुई है। किसी कक्षा में 6 छात्रों की, मतलब कितने छात्र हैं, कुल 6 छात्र हैं जिनकी आयु वर्षों में दी हुई है। 13, 14, 18, 16, 19, 12, ये क्या है, वर्ष में है। तो इनकी माध्यिका क्या होगी, आपसे पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। आपको इन सारी जो आयु दी है वर्षों में, इनकी माध्यिका बतानी है। माध्यिका मतलब होता है मध्य का। ठीक है, माध्यिका मतलब क्या होता है, मध्य का। चूंकि देखिए संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 सम संख्याएं हैं, 6 है तो मध्य का निकालना है। सीधे सीधे आप नहीं बता सकते कौन सा मध्य का है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम संख्याओं को, सर्वप्रथम क्या करते हैं, संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में क्या करते हैं, रखते हैं, क्रम में रखते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे। ठीक है, तो रखिए, आरोही क्रम में रखिए, अवरोही मतलब घटते, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में रखिए, किसी भी एक क्रम में रखिए। मैंने आरोही ले लिया। ठीक है, तो आरोही में सबसे छोटा पहले 12, फिर उसके बाद है 13, फिर उसके बाद है 14, फिर 15 नहीं है 16, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 19 है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। ये आरोही क्रम में संख्याएं हो गई। अब आपसे कहा है कि माध्यिका क्या होगी, आपको माध्यिका बतानी है। तो देखिए 3 3 6 संख्याएं हैं, आप माध्यिका तो ऐसे बता नहीं सकते। तो मध्य में कौन सी है, 14 और 16 है। 2 इधर आप निकाल दें, 2 इधर निकाल दें, मध्य में 14 और 16 है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 14 + 16 अपान 2 है औसत के रूप में। 2 संख्याओं के योग बटे जितनी संख्या 2 है, 2 संख्याओं के योग बटे 2। तो 14 16 क्या होता है, 30 होता है। 2 करेंगे तो मध्य में कौन सी संख्या आएगी, 15। ये क्या है, माध्यिका है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी, 15 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनके भी प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप केवल समझते चलिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी माध्य, माध्यिका, बहुलक से ही प्रश्न दिया गया है। केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों में आनुभविक संबंध क्या है। ठीक है, आपको सीधे सीधे फार्मूला बताना है, ये कोई ऐसा लगाने वाला प्रश्न नहीं है। एक ऐसा रूल होता है, मतलब एक आप कह लीजिए कि ये नियम है, वही सीधे सीधे यहाँ पे पूछा गया। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों माप क्या होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक होती है। में आनुभविक संबंध क्या है, तो आनुभविक संबंध में देखिए यही है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में आनुभाविक संबंध है। ठीक है, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यम में ये, इससे प्रश्न भी आते हैं इस फार्मूले से, आप उसे भी आगे देखेंगे। लेकिन ये सीधे फार्मूला पूछा गया इसलिए आपको बता दिया गया। ऐसे विकल्प दिए रहते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है। अगर आप इसे, अब इसे आप भाई पढ़े होंगे या देखे होंगे 1-2 बार, तभी कर सकते हैं, इसमें कोई बुरा भाग तो है नहीं। ठीक, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह 15 वर्षों में क्या हो जाता है, 2 गुना, अपने का 2 गुना हो जाता है। अगर 1 रुपए है तो वो 2 रुपए हो जाता है 15 वर्षों में। तो पूछ रहा है कि वह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। जब 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ये तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 15 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना, 2 गुना। ठीक है, तो पूछ रहा है 8 गुना कितने वर्षों में होगा। तो जब 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, फिर अगला जब 15 वर्ष आएगा
जब अगला 15 वर्ष आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने का दोगुना हो जाएगा। तो अपना अभी इस समय कितना है, 2 है, तो फिर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला वर्ष 15 वर्ष जब आएगा तो अब ये इस समय ये है, इसका 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो गया 8। यही पूछ रहा है 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो 8 गुना कितने समय में होगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45 वर्ष में। कितने में, 45 वर्ष में। तो 45 वर्षों में क्या हो जाएगा, वह अपने का 15 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 8 गुना पूछा, 8 गुना हम आ गए। तो 15 3 बार में 45 वर्ष। कैसे, 15 वर्ष में जब दोगुना होता है, फिर अगले 15 वर्ष में ये अपने का 2 गुना मतलब 4 हो गया, फिर अगले 15 वर्ष में अपने का 2 गुना मतलब 8 हो गया। तो 8 गुना 15 3 45 वर्ष। ठीक, इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है। कोई समलंब चतुर्भुज है, उसकी जो समांतर भुजाएं 2 हैं उनकी लंबाई ए और बी दिया है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, पूछ रहा है। ठीक है, मतलब समांतर जो भुजा है ए और बी उसकी मान दिया है, माप दिया है, लेकिन जो समलंब चतुर्भुज में सॉरी, जो असमांतर भुजाएं होती हैं 2, उनकी मिलाने वाली जो रेखा होगी उसकी लंबाई पूछ रहा है। जैसे मैं फिगर बनाता हूं, आप देखिएगा। समलंब चतुर्भुज, समलंब मतलब जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, लेकिन 2 क्या हो, असमान हो। जैसे मान लीजिए 2 भुजाएं क्या है, समान है। ठीक है, और समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है, मतलब ये समांतर है, समान नहीं, सॉरी समान मैं कह रहा था, ये समांतर है। समान कैसे होंगी, ये छोटी बड़ी है, समान नहीं है, ये समांतर है, मतलब एक ही समांतर रेखाओं में जा रही है। तो ये समलंब चतुर्भुज 2 भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, लेकिन 2 असमांतर, मतलब ये क्या है, असमांतर है। तो 2 असमांतर कैसे होगी, ये कैसे जाएगी, अगर ऐसे खींच देंगे तो समांतर ये भी हो जाएगी, इसलिए ऐसे खींचते हैं। ठीक है, तो ये 2 भुजाएं असमांतर हैं, ये भुजाएं समांतर हैं, इनका माप दिया है ए और बी। तो कह रहा है कि इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई बताइए। तो असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु ये है, ये है, इनको अगर हम मिला देते हैं तो इस रेखा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो इस रेखा की लंबाई क्या होगी, ये सारे प्रश्न में दिए हुए हैं, उसी को मैंने बनाया है, ये अभी मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा। ठीक, तो होता क्या है, ये भी फार्मूला है, असमांतर भुजा के मध्य बिंदु, असमांतर भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली असमांतर भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर समांतर भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, जो यह रेखा होगी, ये असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, यह क्या होगी, इसके और इसके ए और बी के योग के आधी होगी। तो समांतर भुजाओं के योग के क्या होगी, आधी होगी। समांतर भुजाओं का योग क्या है, दिख रहा होगा आपको, मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद आप यहां लिखिएगा a धन b बटे 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, a धन b बटे 2। ये फार्मूले पे था, कोई इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी। असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के योग के आधी होती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, समांतर भुजाओं का योग दिया है a और b, इनके योग के आधी मतलब बाई 2 कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों को सुनिश्चित किया जाता है। मतलब कोई त्रिभुज है, उसके अंतःकोण को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, यह आपका प्रश्न पूछ रहा है। आपके सामने विकल्प दिया है, अभिलंबों से, कोणों के अर्धकों से, या माध्यिकाओं से, या भुजाओं के लंबार्धकों से। हालांकि ये भी आप फिगर बनाएंगे तो समझ जाएंगे। किसी त्रिभुज के अंतःकोण, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, अंतःकोण ये होता है, ये होता है, मतलब आंतरिक सारे कोण।
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के अंतःकोण का 180 अंश, 360 बता रहा, किसी त्रिभुज के अंतःकोण को सुनिश्चित किया जाता है किस तरीके से? अंतःकोण यही है। अच्छा, इनको सुनिश्चित कैसे करेंगे? इनका ऐसे ऐसे विभाजन कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अर्धक, ये क्या है? ये अंतःकोणों के अर्धक हैं। ये एक अर्धक ये गया, इस अंतःकोण का, इस अंतःकोण का अर्धक ये है, इस अंतःकोण का अर्धक क्या है? ये है। तो आप कह सकते हैं भाई इसमें क्या है? अर्धक ही तो है कोणों के, तो कह सकते हैं कोणों के अर्धकों से ही सुनिश्चित किया जाता है। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों के किससे सुनिश्चित किया जाता है? तो अंतःकोणों को कोणों के अर्धकों से सुनिश्चित किया जाता है। हमने ये 3 अर्धक बनाए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक। तो कुछ प्रश्न ऐसे थियरी बेस्ड थे, या आप थियरी को पढ़े होंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि सारे वो गणित के प्रश्न लगाने वाले या सॉल्व करने वाले ही नहीं आते, डायरेक्ट थियरी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको 2-3 प्रश्न ऐसे बताए होंगे, तो आपको ऐसे भी तैयारी करनी है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखष्टभुज निर्मित है, तो उस समखष्टभुज का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत क्या है? एक समखष्टभुज निर्मित है, तो उसका परिमाप क्या होगा? मतलब जो समखष्टभुज है उसका परिमाप क्या होगा? r त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? समखष्टभुज, मतलब जिसकी 6 समान भुजाएं हो, ठीक है। तो समखष्टभुज कैसे बन सकता है? एक ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए, 4 भुजा, 5, 6 भुजा, ठीक। ये क्या हो गया? समखष्टभुज निर्मित है। तो इसका क्या है? आपका परिमाप पूछ रहा है, कैसे कैसे होगा परिमाप? 6 भुजा हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये समखष्टभुज बन गया आपका। एक r त्रिज्या का वृत्त है, मतलब ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या है? r है। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से जो होती है वही त्रिज्या होती है। मान लीजिए ये क्या है? r है, यही वृत्त की त्रिज्या है और यही समखष्टभुज का भी भुजा है। के अंतर्गत एक समखष्टभुज, मतलब जिसकी भुजाएं समान हो, विनिर्मित हो, तो उसका परिमाप क्या है? आपको पता है समखष्टभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि सभी कोणों का योग क्या होता है? जितने कोण है उनका योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक कोण कितने का होगा? 60 अंश का होगा। कितने कोण है? 1 2 3 4 5 6 कोण है। अगर आप एक कोण कैसे 60 आया नहीं समझ पा रहे हैं, तो 6 कोण है। एक को अगर यम मान लेते हैं तो कितने हैं? 6 हैं। तो 6m बराबर क्या हो जाएगा? 360। ये क्या हुआ? क्योंकि समखष्टभुज के जितने कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है, आंतरिक कोण, ठीक है। तो यम बराबर क्या हो जाएगा? 6 6 36, 60 डिग्री। तो यही मैंने लिखा है 60। ये भी 60, ये भी 60, 60 60 60 60, सब 60 है, ठीक है। तो कैसे आया मैंने बता दिया। अब कह रहा है कि r त्रिज्या का वृत्त है, अगर यह r है तो ये भी r होगा, 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 ठीक है। अगर कोण देखिए, एक कोण 60 होता है तो ये समखष्टभुज है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और जब कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगी। ये भी भुजा r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी, और ये भी r होगी, क्योंकि समखष्टभुज है। सब कुछ क्या है? समान है इसमें। तो कोण अगर समान है तो ये भी, चूंकि वृत्त के तीनों अंतर कोणों का योग क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। सम है तो इसलिए ये भुजाएं भी क्या होंगी? समान होगी। अगर आपसे पूछ रहा है कि परिमाप क्या है, तो परिमाप क्या होता है? वाह्य का पूरा योग होता है। जैसे r प्लस r प्लस r प्लस r प्लस r प्लस r, मतलब कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 6r हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। कैसे 6 आ रहा है? एक r यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, क्या हो जाएगा? 6r। यही क्या है? आपका आंसर है। मतलब कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस आप जानते रहेंगे, ट्री या परिभाषाएं जानते रहेंगे, उसी अनुसार आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोण आंतरिक 60 हो गया, ये कोण 60 है तो ये भी 60 होंगे, ठीक है। तो जब ये 60 होंगे अर्थात कोण समान है तो भुजाएं भी समान होंगी। ये r है, ये r है, तो ये भी r होगा। ये सब क्या होंगे? r ही r हो जाएंगे, ठीक। तो परिमाप क्या होगी? परिमाप वाह्य जितने हैं सबको जोड़ दीजिए, वही परिमाप है। तो वाह्य 6 भुजा है, 6r क्या है? परिमाप होगी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है,
दो शंकु हैं, उनमें ऊंचाई 1:4 दी गई है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, तब उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? ऊंचाई एक, अगर दो शंकु हैं, एक की ऊंचाई h1 है तो मान लीजिए दूसरे की क्या है, h2 है। इनका अनुपात क्या है? 1:4 है। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। उनके व्यासों का अनुपात आप जानते हैं, देखिए व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2r होता है, मतलब 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। आप आयतन में जाएंगे तो आयतन में व्यास नहीं दिया जाता, त्रिज्या दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे घुमाने के लिए व्यास दिया है। व्यास बराबर 2r, मतलब व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो आप देखिए व्यासों का अनुपात कहा है, तो आप उसे त्रिज्या के रूप में जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2r1 अनुपाते 2r2 अनुपात कितना दिया है? 4:5। हमने व्यास को त्रिज्या के रूप में लिखा है इस फार्मूले से। तो अब देखिए अनुपात है, 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात त्रिज्याओं का अनुपात भी वही होगा 4:5। ठीक है, तो कह रहा है कि आयतनों का अनुपात, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है, कोई जानता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये शंकु के आयतन का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए दो शंकु है, दो शंकु है तो R1 हो जाएगा और H1 हो जाएगा, R2 और H2। ठीक है, यही फार्मूले से एक पहले शंकु का हो जाएगा 1/3, पाई को नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते हैं, R1 स्क्वायर और H1 स्क्वायर। ये H1 ये पहले शंकु का हो गया, दूसरे का 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि उनके आयतनों में अनुपात, अनुपात जानने के लिए अनुपात को बटे में भी लिखते हैं, अंश और हर के रूप में। ठीक है, अब देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया। R1 अनुपाते R2 क्या है? R1 क्या है? 4, 4 का वर्ग है, बटे R2 क्या है? 5, 5 का वर्ग। ठीक, आगे H1 है, H1 क्या है? 1 है, और H2 क्या है? 4 है। अब देखिएगा, काटिएगा, 16 हो जाएगा ऊपर, 25 गुणे 4 नीचे, 4 4 में 16। मतलब अगर आयतनों का अनुपात पूछे तो 4:25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ? ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 1:4। ठीक है, व्यासों का अनुपात दिया है क्या? 4:5। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो व्यास को त्रिज्या के रूप में लिख के अनुपात लिख दिया। 2 कट गया क्योंकि अनुपात है, आप काट सकते हैं आसानी से। जो भी संख्याएं कटेंगी वो अनुपात में कट जाएंगी। ठीक, आयतनों का अनुपात पूछा, आयतन का सूत्र लिख दिए। दो शंकु है तो R1 R2 करके लिख दिया, सॉल्व किया, 4:25 आंसर आ गया। ठीक, अब जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, ये जो प्रीवियस ईयर में सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, संलग्न चित्र में मान लीजिए एक चित्र संलग्न है, मैं बनाना भूल गया शायद। ये एक चित्र इसके प्रश्न के साथ दिया गया होता है, मैं भूल गया था, मैं बना दे रहा हूँ। ABCD, ठीक है, ये विकर्ण होते हैं इसके। ठीक है, आप ऐसे चित्र प्रश्न में दिया है तो कह रहा है ना संलग्न चित्र। संलग्न चित्र में यदि AB, अगर AB और AC बराबर 5AD और AC माइनस AD बराबर 8 है, तो आयत, ये क्या है? आयत है, ये आमने सामने की भुजा बराबर है। ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? ABCD का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको, क्या होगा? दिया क्या हुआ है? AB धन AC बराबर 5AD, ये दिया हुआ है। ठीक है, AB धन AC बराबर 5AD दिया है, और AC माइनस AD बराबर 8 दिया है। अब देखिएगा, AC माइनस AD बराबर 8, AC माइनस AD बराबर 8 ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? आपको देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। आप कह सकते हैं आधार गुणे लंब क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब होता है, या लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जो भी मान लीजिए। आयत का ये क्या है? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब होता है। आधार क्या है, ये आधार है और ये लंब है, तो ये इसकी माप पता चले तो भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसकी पता चले तो भी, क्योंकि दोनों क्या है, समान है। ये आमने सामने की भुजाएं आयत में समान होती है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखिएगा इसमें जो एक रूल होते हैं, जैसे आप याद भी कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है, ठीक है। विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, या इस वाले समकोण त्रिभुज से लेंगे, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर धन DC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर AD का स्क्वायर धन DC का स्क्वायर। अब आपको AB अगर पता चल जाए आधार, तो आप इस आयत को क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो AD या AD क्या है, इसमें लंब है, ठीक है, और AC क्या है, विकर्ण है, AB क्या है, ये आधार है, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए आप जानते हैं, अगर आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे तो देखिए ये आपको गेस्ट करना पड़ेगा, आप प्रश्न सॉल्व किए रहेंगे तभी, कि अगर क्वेश्चन में 13, 12 और 5 करके भुजा दी हो, तो 13 क्या होता है, कर्ण, 13 में 169 होता है, और 12 का 144 और 5 का 25, ये जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो आप इस आधार पे संख्याएं गेस करके रखेंगे। अगर कर्ण 13 मान लें, अगर कर्ण को हम 13 मान लें AC, तो ये क्या हो जाएगा, AC अगर 13 मान लेते हैं तो AD क्या हो जाएगा, देखिए AC को अगर हमने 13 मान लिया तो AD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण को हमने क्या मान लिया 13, तो लंब क्या हो जाएगा 12, और आधार क्या हो जाएगा, आधार लंब क्या हो जाएगा 5, आधार क्या हो जाएगा 12। अब आपको फार्मूला एक क्वेश्चन में दिया हुआ है AC माइनस AD बराबर 8, अगर AC 13 है तो DC क्या हो जाए, या AB DC क्या हो जाएगा 12, और AD क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो या तो अब ये चीज कैसे संतुष्ट करेगी, आप कहेंगे ना कि कैसे अपने मन से मान लिए, तो आप देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है AC, अगर आप लिखेंगे क्या, कर्ण को अगर 13 लिखते हैं, और मान लीजिए आप AD को 5 लिखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है AD 5, तो देखिएगा 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, ये आपका जो प्रश्न में दिया है ये पूर्णतः क्या होता है, परिभाषित होता है, इसलिए हम 13, 12 और 5 मान लिए, ठीक है। तो यहां से तो आपको पता चल गया AD का मान 5 है, AC का मान 13 है, क्योंकि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये इससे संतुष्ट हो रहा है। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, इसलिए हमने ये संख्याएं गेस करके रखी है ताकि ये समीकरण क्या हो, संतुष्ट हो जाए, ठीक है। तो अब AC का मान पता चल गया क्या है, 13 है, AD का मान क्या है 5 है, तो AB निकाल सकते हैं इस समीकरण से, AB बराबर AC 13, AD क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 13 बराबर 25, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 13 वहां चला जाएगा, AB बराबर 12, मतलब आधार क्या आ गया आपका, ये AB क्या आ गया 12, देखिए यहाँ 12 हमने गेस करके पाइथागोरस प्रमेय से पहले रखा है, यहाँ हमने सिद्ध भी कर दिया क्यों 12 रखा है, क्योंकि यह समीकरण उससे संतुष्ट हो रहा है। तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब होता है, तो आधार क्या है 12 है, लंब क्या है 5 है, ये क्या हो गया 60, क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया 60 आयत का क्षेत्रफल हो गया। देखिए इसमें थोड़ा सा आप उलझ इसलिए सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा भुजा का माप नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने भुजा का माप पाइथागोरस के प्रमेय से अनुमान लगा के इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया दोनों को। देखिए AC माइनस AD बराबर 8 हो गया, हमने यहाँ जो माना था 13, 12, 5, उससे 8 आ गया, इस समीकरण में रखा तो भी देखिए समीकरण के माध्यम से लंब आधार का मान 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या चाहिए, आधार गुणे लंब चाहिए, आधार गुणे लंब 60, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ABCD आयत का क्षेत्रफल। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न थे जो गणित में पूछे गए थे 20 नंबर के। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा, आपने अनुमान लगाया होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे समाप्त होता है। कल से हम अपने टॉपिकों की शुरुआत करेंगे, आपको एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो 3 पार्ट में लगभग आगे प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न थे उनको व्याख्या करके, मतलब उनको सॉल्व करके आपको बताया गया है। तो मिलते हैं कल से अपने चैप्टर की शुरुआत में।